एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DMS क्लासेस में। और हमने अभी 10th क्लास के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज स्टार्ट की थी और जिसके 3 लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और आप सभी के स्नेह के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं और आपके इसी स्नेह के कारण, आपके इसी लगाव के कारण मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इट्स नेचर के बारे में स्टडी की थी। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी स्टडी की थी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट 3 में ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए कि आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पर पुट किया है और मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw a current of 0.50 ampere for 5 minutes। मीन्स किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 5 मिनट्स के लिए 0.50 एम्पियर करंट सप्लाई किया जा रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। फिर वही सर, सबसे बड़ा हौवा, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, आइएगा इस हौवे को खत्म करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको गिवन है कि जो करंट है, इस करंट की वैल्यू है सर 0.50 एम्पियर। आपको जो टाइम गिवन है, ये टाइम है आपका 5 मिनट्स और इस मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों सेकंड में। इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टाइम की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी सेकंड। सो 5 मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। हमें फाइंड क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है सर इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड Q इज इक्वल्स टू IT। ये फॉर्मूले फिजिक्स में अच्छे से याद रखिएगा बेटा। अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस बन पाएंगे और याद नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं है, अड़ोस पड़ोस में देखते रहोगे या पटिया गिनते रहोगे। इससे आधा अपन कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अपन को फॉर्मूले याद नहीं है। करंट कितना गिवन है सर? करंट गिवन है 0.50। टाइम कितना है? टाइम है आपका 300 सेकंड। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 150। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो याद रखिएगा, आपको यूनिट्स के साथ फिजिक्स पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? यूनिट्स के साथ। जिस तरीके से आपका कुछ भी नाम हो उसमें सरनेम लगाते हो, अगर सरनेम नहीं लगाओगे तो आपके नाम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक वैसे ही चार्ज है, करंट है, फोर्स है, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप जब तक उसकी यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक वो अधूरा है और अधूरा किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखिएगा। चलिएगा, इसके बाद मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की थी कि जो करंट है उस करंट में एक डायरेक्शन होती है और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। उसका रीजन ये है कि जब कभी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसके कारण कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होने लगता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरीके से मक्खियां गुड़ की तरफ भागती हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। याद रखिएगा, लेट्स सपोज यहां पर हमने कहा कि ये एक सेल है और इस सेल को हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये है आपका कंडक्टर और इस सेल को हमने कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है
और जैसे ही आप इस सेल को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इस सेल से करंट फ्लो होने लगेगा। उस करंट की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पासेस थ्रू द conductor and then comes back at the negative terminal. So the conventional current is flows from negative to the positive, from positive to the negative direction through the conductor. तो इसमें वही लिखा हुआ है बच्चों, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। सेल के अंदर भी एक सर्किट होता है जिसे हम इंटरनल सर्किट कहते हैं। हमें उसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी, हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है एक्सटर्नल सर्किट में। आपने एक सेल लिया, उस सेल के अक्रॉस एक मोटर लगा दी या बल्ब लगा दिया, तो वो मोटर या बल्ब जो होगी उसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन की बात की जा रही है। और वो डायरेक्शन होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उस कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता हुआ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर वापस लौट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, हमारे घरों में भी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो भी किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कनेक्टेड रहते हैं कि मान लीजिएगा इसी को देख ले, आपने एक सेल ले रखा है, एक कंडक्टर ले रखा है, इसमें कहीं आप स्विच लगा सकते हैं, कोई बल्ब लगा सकते हैं, कोई और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा सकते हैं। तो वो जो पूरा कनेक्शन होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स होंगे इसके अंदर, एंड द अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। सीधी सी बात है भैया, ज्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं समझना है, सिंपल चलिएगा। खाना ऐसे खा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जाना है, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, लचक जाएगी। आपको क्या करना क्या है, कोई भी सर्किट बनाने के लिए आपको मेनली 2 और 3 कंपोनेंट्स की जरूरत है। एक तो कनेक्टिंग वायर्स जिनसे आप उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे। सेकेंडली आपको चाहिए सेल या बैटरी जो कि सोर्स होगा इलेक्ट्रिक करंट का। एक स्विच चाहिए जो ऑन और ऑफ करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ वो डिवाइस चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहिए जिसमें से आप करंट पास कराना चाहते हैं। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो हम कनेक्ट करते हैं उसमें स्विच भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, और साथ ही साथ एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर ये भी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब सेल है तो सेल के लिए फिजिक्स में एक सिंबल दिया गया है, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल दिया गया है, बैटरी के लिए एक सिंबल दिया गया है, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच, इन सब के लिए सिंबल्स दिए गए हैं। तो आइएगा हम जानते हैं कि हम किसी सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, सेल के अंदर 2 टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। तो हम एक बड़ी सी लकीर खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं और एक छोटी लाइन खींचते हैं। बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल में बहस हो गई, और बीरबल जो कि महान विद्वान था, और अकबर हमेशा यह चाहता था कि वो कभी ना कभी बीरबल को हरा दे। तो उसने कहा बीरबल से कि बीरबल, यहां पर मैं एक रेखा खींच रहा हूं, तो मैं इस लकीर को बिना इसे छुए छोटा कर देना है। अकबर को लगा कि शायद बीरबल उतनी बुद्धि नहीं लगा पाएगा, बट बीरबल तो ठहरा बीरबल, उसने इसके नीचे एक और बड़ी सी लकीर खींच दी और अकबर की लकीर वहीं अपने आप छोटी हो गई। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर आपको किसी से आगे बढ़ना है तो उसकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है, आप उससे मेहनत करके आगे बढ़ जाइएगा, वो अपने आप आपके पीछे हो जाएगा। और वही हम कह रहे हैं यहां पर कि सेल जो होता है, इस सेल के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं। जो बड़ा सा डंडा होता है, बड़ी सी लकीर होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है,
और जो छोटी लकीर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और इन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं वायर्स, स्विच एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सर हम बैटरी लाए थे मार्केट से 9 वोल्ट की बैटरी, लेकिन हमें तो चाहिए सर 27 वोल्ट, हमें चाहिए सर 90 वोल्ट, हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, अब क्या करें मार साहब? तो कुछ मत करो, 9 वोल्ट की एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, तीनों को ज्वाइन कर दीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा, और तीनों सेल्स को आप जब कनेक्ट कर देंगे तो याद रखिएगा वो बैटरी बन जाएगी। बैटरी और सेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर एनर्जी सोर्स सिंगल है तो उसे हम सेल कहेंगे, और अगर वही एनर्जी सोर्स डिफरेंट सोर्सेस को ज्वाइन कर देते हैं, आप डिफरेंट सेल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उसे आप बैटरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास 1.5 वोल्ट के 4 सेल्स हैं और उन चारों सेल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल। अगर कोई पूछे कि बताइएगा ये क्या बन गया कॉम्बिनेशन, तो साहब ये बन गया है मटर पनीर, सॉरी ये बन गई है बैटरी। क्या बन गई है? बैटरी बन गई है। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? तो सिंगल सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। सो इस कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका 6 वोल्ट। ये भाई साहब देख लीजिएगा इनको, हाँ सपाट लेटे हुए हैं, ये है भाई साहब आपके कनेक्टिंग वायर्स। इनके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। ये कहते हैं साहब हम ही हैं शहंशाह, और ये शहंशाह बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनके पास में देखिएगा ये टेढ़े मेढ़े जो जिगजैग शेप में आपको दिख रहा है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। साहब रेजिस्टेंस क्या है? आपके अंदर है बेटा रेजिस्टेंस। आप पढ़ाई करने बैठते हैं, मोबाइल पास में रखा होता है और लगता है साहब कि नोटिफिकेशन आ रहा है, और कहीं कोई बहुत प्यारा सा व्यक्ति हमें नोटिफिकेशन दे रहा होगा, कोई मैसेज सेंड कर रहा होगा, तो क्यों ना हम मोबाइल चला लें। तो जिस पढ़ाई के वक्त में आप मोबाइल उठा लेते हैं, तो वो मोबाइल जो है वो आपकी पढ़ाई के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, रुकावट की तरह काम कर रहा है। आपका चंचल मन आपको पढ़ने से रोके और खेलने की तरफ अग्रसर करे, आपको मोबाइल चलाने की तरफ अग्रसर करे, फेसबुक चलाने के लिए अग्रसर करे, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और वही रेजिस्टेंस आपको आपके मेहनत को कम कर रहा है, पढ़ाई में मन लगाने से आपको रोक रहा है। तो सर क्या करें? ये तो अपोजिशन है भैया, अपोजिशन है, अपोज कर देगा। किस चीज का अपोज कर देगा? तो सर्किट में फ्लो क्या होता है? सर्किट में फ्लो होता है करंट, और करंट का अपोज जो करता है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। करंट का जो अपोज कर दे उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जिस तरीके से आप किसी सैंडी सरफेस पर, रेतीली सरफेस पर, जहां पर फ्रिक्शन बहुत है, आप उस पर अगर अपनी बाइक दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो जो सैंड है वो आपकी स्पीड को डाउन करेगी, यानी कि वो सैंड एक तरीके से आपके मोशन के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक वैसे ही वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने का जो अपोजिशन होता है बेटा, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जिस प्रकार हमें हमारी आत्मा नहीं दिखती, हाँ, जब गांडीव को छोड़ करके अर्जुन लड़खड़ाने लगा था कुरुक्षेत्र के मैदान पर, तो केशव ने कहा कि हे भैया ये तो यहीं सत्यानाश हो जाएगा, इसको मैं लाया हूं युद्ध करने के लिए और ये तो कह रहा है चाचा हम पे नहीं होगा। तब भगवान ने उससे कहा था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः, कि हे भैया आत्मा अमर है, ऐसे ही किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी अमरत्व को प्राप्त हो चुका है, वो भी अमर है। दिखेगा नहीं, रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा, बट वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो कि करंट के फ्लो होने का अपोज कर देगा। आपको भी तो नहीं दिखता ना आपका चंचल मन। ये क्या है सर? ये है रियोस्टेट।
रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब अगर आप चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप अपने पढ़ाई के घंटों को भी कम ज्यादा कर लेते हैं। अगर एग्जाम की डेट आ जाए और लगे कि भैया सर पर एग्जाम आ गए हैं, तो जो नींद सुबह 8 बजे खुलती थी वो 4 बजे भी खुल जाएगी, क्योंकि आप वेरिएबल स्टेज में आ चुके हैं। मैथ्स में आप ये टर्म काफी पढ़ते होंगे। तो रियोस्टेट का मतलब है अगर हम कभी किसी तरीके से किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ जी बेटा, तो मैं आपसे क्या कह रहा था रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगला देखिएगा, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम होता है एमीटर। मैंने आपको बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए हमें सर्किट के अंदर अमीटर लगाना पड़ेगा और वही अमीटर करंट को मेजर करता है। जैसे जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, आपको फीवर आता है, तो उस फीवर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी गाड़ी की स्पीड के लिए हम स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जितने भी सिंबल्स लिखे हुए हैं, जब कभी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन सभी की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आप प्लीज इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट कीजिएगा। आइएगा, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ और सिंबल्स हमारे रह गए हैं, जिसमें आता है आपका वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। स्विच, जो ऑन और ऑफ स्विचेज आपके घर में होते हैं, उसके लिए ये सिंबल्स दिए गए हैं। दिस इज फॉर ओपन स्विच एंड दिस इज फॉर क्लोज स्विच। ये देखिएगा, यहां पर कनेक्शंस हो गया है और यहां पर ये हमने डॉट लगा दिया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि स्विच जो है आपका अभी क्लोज है और इस कंडीशन में स्विच ओपन है। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, आप देख रहे हैं, बल्ब जैसा कुछ इस तरीके से, या फिर ये जो साइन है ये ओम का है। अभी आप पढ़ेंगे ओम। तो मैं फिर आपको कहना चाहूंगा बच्चों कि फिजिक्स से टफ नहीं है, बस उसे ईमानदारी से, शिद्दत के साथ पढ़ना है। और शाहरुख खान भी कहते थे कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। आपको भी फिजिक्स के मार्क्स दिलाने में कायनात लग जाएगी, बस पढ़ना चालू कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम क्या होता है तो देखिएगा, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स, एक ऐसा डायग्राम जो ये इंडिकेट करता है हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड, कि किसी भी सर्किट में किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलोंग विद देयर सिंबल्स हम जिस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं उसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम। सो यहां मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। आइएगा इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं बच्चों। तो सर्किट डायग्राम जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको हमने एक सेल कनेक्ट किया है, सेल के साथ हमने एक स्विच को कनेक्ट किया है। ये स्विच जो है वो कैसा स्विच है, आप देख सकते हैं क्लोज है, क्योंकि यहां बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां पर डॉट लगा हुआ है। ये स्विच जो है वो क्लोज है, और जब क्लोज होगा स्विच तो करंट फ्लो होगा, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है आई। इस करंट को मेजर करने के लिए हमने ये एमीटर कनेक्ट कर रखा है। यहां पर ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है। और जो व्हाइट लाइंस आप देख रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिंग वायर्स। ये सभी कनेक्टिंग वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं ओम साहब की। ये जो ओम हैं, इन्होंने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया था, जिसे हम सभी ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर आपके पास में आपका कोई छोटा भाई आता है और उस छोटे भाई को आप हल्के से
थप्पड़ लगा दो तो उसका चेहरा बन जाएगा। हो सकता है वो आपसे बात ना करे, हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए, बट उसको खींच के लगा दोगे तो शायद उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। बस यही है ओम्स लॉ बच्चों। यस, अगर हम किसी भी सर्किट में चाहते हैं कि करंट फ्लो हो, तो करंट फ्लो किसके कारण होगा? सेल के कारण। सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इनके डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही तो करंट फ्लो होगा, जितनी ज्यादा शक्कर मिलाओगे उतना ही तो मीठा होगा भाई, जितनी तेज से चपाट लगाओगे उतना ही तो बच्चा रोएगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ही करंट फ्लो सर्किट में होगा। तो सिंपल सा लॉ है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ दूसरी बढ़ती जाए, एक को बढ़ाते जाओ दूसरी बढ़ती जाए, उसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, जितने हाई वोल्टेज का यहां पर आप बैटरी या सेल लगा देंगे, करंट उतना ही हाई एम्पियर का फ्लो होने लगेगा। सो दिस इज जस्ट नोन एज ओम्स लॉ। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपके लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बस एक कंडीशन है कि यहां पर आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वायर का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, है ना। आप भी जब किसी के साथ बात कर रहे हो, खेल रहे हो, तो आपका भी टेम्परामेंट डाउन ही रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर बदल गया तो खेल खराब हो जाएगा। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, मींस करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। करंट कब बढ़ेगा? जब वोल्टेज बढ़ाओगे, या फिर इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है V प्रोपोर्शनल I। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट। और याद रखना बच्चों, फिजिक्स में जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, और यहां जो कांस्टेंट लिखा जाता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। और इसी R की चर्चा हमने पिछली स्लाइड में की थी। इस R को, जिसे हम V अपॉन I लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है। किसी पर्टिकुलर वायर के लिए, किसी फिक्स्ड लेंथ के वायर के लिए, फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर के लिए रेजिस्टेंस फिक्स होता है। आप वायर बदल देंगे, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। कॉपर की जगह आप एल्यूमिनियम का वायर लेंगे, दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, बट कॉपर वायर का रेजिस्टेंस किसी दूसरे कॉपर वायर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो रेजिस्टेंस सेम होगा। हाँ, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी आप याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम कहते हैं R, और इसी R को कांस्टेंट माना जाता है, और ये R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज इक्विवेलेंट टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो रुकावट जो कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने के लिए हो, करंट को फ्लो होने से रोके, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसे हम कहते हैं ओम। और ओम का ये सिंबल है, और इस सिंबल को आप पहचानते होंगे, आप म्यूजिक सुनने के लिए चल छैया छैया हेडफोन लगाते होंगे, ये वही हेडफोन जैसा सिंबल है जिसे आप कहते हैं ओम। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर पर, एंड साथ ही साथ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। अगर हम यहां V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहां पर Y एक्सिस लिया है और यह है आपका X एक्सिस। X एक्सिस पर हम ले रहे हैं आपका करंट, Y एक्सिस पर हम ले रहे हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जब भी आप प्लॉट करेंगे आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो
ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये व्हाइट लाइन, कि जैसे जैसे लेट्स सपोज हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो इस पॉइंट पर आपको करंट की वैल्यू ये इंडिकेट हो रही है। और इस पॉइंट पर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि इतनी करंट कब फ्लो होगी जब इतना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगा देंगे। बट हम जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें, तो यहां पर देखिएगा बच्चों, वोल्टेज बढ़ चुका है, यहां पर वोल्टेज बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये करंट भी बढ़ गया है। मींस जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम करोगे वैसे वैसे करंट कम होगा, और इसी को हम जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ओम्स लॉ समझ आया होगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो हमने पढ़े हैं वो समझ आए होंगे। बस एक निवेदन है मेरा, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।